अस्सलाम वालेकुम। नो बीएस कास्ट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूँ उस्मान खान। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनके साथ मेरी कुछ अर्सा पहले ही मुलाकात हुई और फिर हम लोग लिंक्डइन पे कनेक्ट हुए और जब लिंक्डइन पे कनेक्ट हुए तो उसके बाद मैंने बहुत ज़बरदस्त काम देखा जो कि मेरे आज के गेस्ट आपके साथ अब शेयर भी करेंगे। सो बग़ैर किसी मज़ीद डिले के मेरे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर तैयब काज़ी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू ज़ो बीएस कास्ट। जी। सर बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हेयर। आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरे पॉडकास्ट का ना एक छोटा-सा फॉर्मेट है। जब भी हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो मैं एक नो बीएस का ओथ लेता हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि या ये हमारी सोच नहीं है कि जी यहाँ पे लोग आके बीएस करते हैं, बट हम अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो जितनी भी कन्वर्सेशन है वो ऑथेंटिक है। जी, तो ये सर मैं लिख के लाया हुआ हूँ ओथ, अगर आप ये पढ़ दें तो। श्योर सर। I solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. थैंक यू डॉक्टर। Thank you, sir. So, Dr. Saab, 90 seconds. Tell us about Dr. Tayyib Qazi. A very simple, Mm-hmm. now hardworking, Mm-hmm. and uh, passionate person. ओके डॉक्टर साहब, ये आपने वो क्वालिटीज़ बता दी हैं जॉब के लिए जॉब के लिए भी और शादी के रिश्ते के लिए, दोनों के लिए। फिर से मुझे बता रहे हो मुझे इसका जो है ना द- दोनों के ऊपर ये काम आ सकती हैं, बट आई लाइक द इंट्रोडक्शन। सो आपने कहा सिंपल बट हार्ड वर्किंग। हम्म, सो यूजुअली मैंने देखा है कि सिंपल लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होते। आप कैसे हैं? हार्ड वर्किंग भी हैं, सिंपल? पता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पहले मैं ऐसा नहीं था, लाइफ इज लाइक हैव मल्टीपल ट्रू। फेज इन योर लाइफ। पहले मैं बिल्कुल ना हार्ड वर्किंग था, ना पैशनेट था। आई वॉज लाइक वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। कुछ उस तरह से डिज़ायर्स ख्वाहिशात ये चीज़ें नहीं थी उस तरह से। अल्लाह ताला ने बहुत वैसे ही इतना नवाज दिया कि कभी मैंने मतलब उससे बियॉन्ड सोचा नहीं था। मगर जब से मैं सही आपको बताऊं कि जब से मैं जापान में रह के तब तक मेरे अंदर उस तरह से पैशन नहीं था। जब वो वहाँ पे रह के पाकिस्तान आया ना, पाकिस्तान वहाँ पे रहा, एनवायरनमेंट देखी, फिर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके इन चीज़ों को देखा तो फिर मेरे अंदर पैशन आया, भाई आई नीड टू बी लाइक आई नीड टू बी समवन हू कैन चेंज पाकिस्तान, हू कैन मोटिवेट, हू कैन डू समथिंग फॉर द यूथ। यू नो इस पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूँ कि मैं आई एम काइंड ऑफ पैशनेट और हार्ड वर्किंग। तभी उससे पहले कभी ज़िंदगी में हार्ड वर्किंग की नहीं मैंने। हाँ। और कभी मैं सही बता रहा हूँ, उससे पहले कभी हार्ड वर्किंग की नहीं। बस अल्लाह ताला ने ऐसे ही नवाज़ दिया। मेरे पास उस तरह से बताने के लिए भी नहीं है कि मैंने ये अचीवमेंट की, ये की। एवरीथिंग वाज़ वंडरफुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी मॉडेस्टी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मैं उस पे आऊँगा, बट अपना बैकग्राउंड बताएं डॉक्टर साहब। आप जापान क्यों गए पहले तो ये बताएं। बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैंने इंटरमीडिएट पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, एलए से, और मास्टर्स मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से किया। उसी दौरान मेरी फिर मैंने 2 साल एमसीबी में जॉब भी की। एमसीबी में करते हुए फिर वही बात है कि मेरी 9 टू 5 वाली जो है ना, मुझे लगता था कि यार मैं तो लेक्चर में आप 45 मिनट का जो है ना वो भी बड़ा मुश्किल से बैठता हूँ, तो बस अब मैं 9 टू 5 कैसे बैठ सकता हूँ? बोर हो गया, 2 साल बहुत हो गए। फिर मैंने कोशिश की, तो जापान में अल्लाह ताला ने ऐसे खींच लिया, वहाँ पे चला गया। 1 साल एज़ अ रिसर्च स्टूडेंट रहा और उसके बाद मेरा फिर मैक्स जापानीज़ गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप हो गया। एज़ ए मैक्स स्कॉलरशिप वहाँ मैक्स स्कॉलर वहाँ पे 3 साल रहा और वहाँ से बिज़नेस को पढ़ा, वहाँ के कल्चर्स को देखा और पार्ट टाइम्स भी की, बड़ा मुश्किल वक़्त भी देखा और फिर बस यही चीज़, फिर पाकिस्तान आ गया। तो डॉक्टर साहब, कितना अरसा रहे आप जापान में? 5 साल रहा मैं। 5 साल। तो यूजुअली जो पाकिस्तानी 3 साल से ऊपर किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं वो वहाँ पे शादी कर लेते हैं। आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि अब हम जापानी नेशनैलिटी ले लें और वहीं के हो जाएं? पता है इसमें ये चीज़ है कि मेरा वही बात मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ ना कि मेरे अंदर उस तरह से पैशन या वो चीज़ें वो कभी मैंने सोचा नहीं था कि आई नीड टू चेंज माय नेशनैलिटी हम्म। या पासपोर्ट बदलना है या उसको कभी वो सोचा नहीं मैंने हम्म। और कभी मेरे अंदर उसकी ख्वाहिश भी नहीं आई। हम्म।
कभी किसी ने कहा भी, वैसे शादी का मैंने सोचा ज़रूर था, शादी के लिए मेहनत भी की, कुछ किया थोड़ी-सी एफर्ट, मगर वो नहीं उस तरह से, वो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। मगर पासपोर्ट चेंज करने का कभी सोचा नहीं, शादी का सोचा था मगर वो फिर उस तरह से हुई नहीं, बट आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अरे डॉक्टर साहब मुझे ये बताएँ कि हम ना एक वो मैनेजमेंट में कहते हैं द जापान फैक्टर। जापानीज़ जो लोग हैं ना वो कोई आम लोग नहीं है। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, दे आर हाइली डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग, सब कुछ है। जापानीज़ की इसी वर्क कल्चर की बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशंस भी हैं कि वहाँ पे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, वहाँ पे वर्क कल्चर इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, ये है, वो है। बट मुझे आप बताएँ कि जब आप पाकिस्तान से जा रहे थे यहाँ पे, तो टिपिकली आप लाहौर से हैं, तो लाहौर का एक टिपिकल एक कल्चर है। हमारे लिए दिन का आगाज़ खाना है, रात का इख्तिताम खाना है। हम बड़े लेड बैक लोग हैं। यहाँ से आप उठे और आप पहुँच गए जापान में, जहाँ पर लोग मेहनत करने वाले हैं, हार्ड वर्किंग हैं। मतलब क्या इम्पैक्ट आया और आपको पहले तो प्रॉब्लम्स हुई, पहले ये बताएँ, अपने आप को जापानीज़ एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए? मैं इसमें आपको बताऊँ कि म वहाँ का कल्चर, शुरू-शुरू में मुझे प्रॉब्लम्स तो नो डाउट हुई थी। लैंग्वेज का सबसे बड़ा बैरियर है हुँ। वहाँ पे, और उसके अलावा टाइम की रूटीन का भी, लाइक जापान हमारी जनरल पब्लिक के लिए जो हम उसको जितना भी बेस्ट डिस्क्राइब कर दें ना, जैसे मर्ज़ी कर दें, दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द जापान इज़, कि वहाँ की लाइफ़ है क्या? कि जहाँ पे आपको 30 सेकंड के लिए ट्रेन लेट नहीं मिलती। आपको हर चीज़ इतनी स्ट्रीमलाइन, इतनी स्मूथ और रूल्स को फ़ॉलो करते हुए मिलती है ना, कि आप उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। नॉर्मल लोग पाकिस्तान में ना, वो कर ही नहीं सकते। तो शुरू में मुश्किलात आई वहाँ पे, लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर था, मगर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो बड़ी ऐसे बेस्ट हो गई, आप ऐसा कह लें कि जापान ने एक बड़े अनपढ़ और एक मतलब खराब से बंदे को वहाँ पे ऐसा सीधा कर दिया हुँ, हुँ। कि वो हर चीज़ उसके खून में चीज़ें शामिल हो गई। वो ट्रैफ़िक रूल्स हों, वो सफाई-सुथराई हो, क्लीननेस हो, कुछ भी हो, सिटी ऑफिस का हो, कुछ भी हो, पढ़ाई का हो, हर चीज़, वो इतना रिफ़ाइन हो गया ना कि वो खून में इस तरह से शामिल हो गया। अभी पाकिस्तान में रहने के बावजूद वो चीज़ें ना मेरे अभी भी वो मतलब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। और आपने कहा कि टॉक्सिक कल्चर, इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स अबाउट द वर्क एथिक्स। हुँ, टॉक्सिक इज़ समथिंग, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप टॉक्सिक कहते हैं तो आप कहते हैं शायद वहाँ पे लेग पुलिंग हो रही है, हुँ। कुछ इस तरह से चीज़ें, ऐसा नहीं है। हर बंदे की ज़िंदगी का मकसद बस ये है कि मैंने बेस्ट करना है। मैंने अपना जो कमिटमेंट मेरी जॉब के साथ, एम्प्लॉयर के साथ है ना, मैंने वो बेस्ट करना है। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में था अपने हॉस्टल में, तो वहाँ पे एक उसका नाम मुझे यूकी-सान, तो वो वहाँ पे हॉस्टल के ऑफ़िस में थी। तो ऑफ़िस टाइमिंग चेंज हो गई। 9 टू 5 थी, मगर आई डोंट नो कि वो एक्सटेंड कर दिया 1 घंटा उन्होंने ना, 5 से 6 बजे का कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा पे मिलेगी? एक्स्ट्रा हुँ, कुछ उस मिलेगा? उसने, और 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठना ना, मेरे ख़्याल से विंटर्स का था, किस हुँ। तरह से कुछ वेदर की वजह, तो उसने कहा नहीं मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगी। मगर उसकी कंटेंटमेंट, उसकी सैटिस्फैक्शन, उसके अंदर वो चीज़ थी, उसने मुझे मतलब कह दिया कि ये वाली चीज़ें जो है ना मेरी हमारी मतलब खून में शामिल कर दी गई हैं कि हमने बेस्ट परफ़ॉर्म करना है, हमने उसको, शायद हम रिलीजन को भी उतना नहीं करते कि अल्लाह ताला ने ये फ़र्ज़ किया, ये वो चीज़ें, वो उससे भी ज़्यादा उसको फ़ॉलो करते हैं, उससे भी ज़्यादा उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं कि बस भई ये वाला ऑर्डर आ गया, तो ये आ गया। और आप अगर देखें तो जापानीज़ लोग वो थे जिनका लाइफ़ फॉर द कंपनी होती थी। हुँ, वहाँ हुँ। पे स्विचिंग ही नहीं होती थी। कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एग्ज़ैक्टली, स्विचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था वहाँ पे। हुँ, ये तो अभी अभी भी वहाँ पे मेजॉरिटी आप देखेंगे ना, वो आपको वही लोग मिलेंगे कि जो स्विचिंग के ऊपर फ़ोकस ही नहीं करते। सही बात। यूथ कर रही है ठीक है, मगर आप एक दफ़ा जॉब हुई, वो हर चीज़ उस कंपनी के साथ ही डेडिकेशन, हार्ड वर्क, हर चीज़ उनके लिए ही है। सही बात है। वो तो क्या लाश निकलनी है या एग्ज़ैक्टली, ये बिल्कुल बात सही है। वहाँ पे इसी तरह से कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है कि आप वहाँ से, और ये उनकी कमिटमेंट है। हुँ, अब वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, सुसाइड्स होती हैं, सम अब देखें हर जगह 100% पॉज़िटिव तो आपको मिलता सही नहीं है। अच्छाइयाँ भी मिलेंगी, बुराइयाँ भी मिलेंगी। व्हाट मैटर्स कि इंसान उससे अच्छी चीज़ लेता है कि गंदी चीज़ लेता है। नहीं दैट्स ट्रू। पहले मैं और भी कुछ जापान से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएँ कि आप कहाँ पर थे जापान में, टोक्यो में?
मैं था सेंडाई में, दैट इज़ अराउंड 375 किलोमीटर्स ऑन द नॉर्थ फ्रॉम टोक्यो। ओके। सेंडाई जहाँ पे 2011 में सुनामी आया था ना, वहाँ पे मैं रहा, अच्छा, मेरा ओके। वक़्त गुज़रा। तो डॉक्टर साहब वहाँ पर लोग ना बहुत सारे लोग हम में से जो कि जापान नहीं गए होते, वो कहते हैं जी जापानीज़ सब कुछ खाते हैं, वो सांप भी खाते हैं, मेंढक भी खाते हैं, ये भी। आप भी कुछ ऐसी चीज़ें नोश फरमा के आए हैं वहाँ से? क्या सीन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो जापानीज़ बहुत अच्छे लोग हैं, वैसे मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा हुँ, है, उन दे आर वेरी काइंड और वेरी क्लीन पीपल। हुँ, वो अब देखें, हो सकता है कोई लोग खाते हों, वहाँ पे कहते हैं जी मगरमच्छ भी खाते हैं, सांप ये भी, हुँ। कुछ लोग खाते होंगे, मगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर वेरी क्लीन, वेरी हेल्दी एंड वेरी अमेजिंग। वो फिश या दूसरी चीज़ें जो भी उनका अपना स्टाइल है वो खाते हैं, मगर ये गंद मैंने नहीं कहीं पब्लिकली देखा कि वो खाते हो। ओके। दे आर वेरी क्लीन। आप क्या खाते थे? हम तो हलाल ही खाते थे, मिल फिश जाता खाते था थे। वहाँ? हाँ, हलाल मिल जाता था वहाँ तो बहुत आसानी से, और वैसे भी चीज़ें बड़ी रैपिडली चेंज हो गई थी ना, तो ऑनलाइन डिलीवरी मिल गई, ऑनलाइन आपने मंगवा लिया, ट्रेंड बदल रहा था ना, हुँ। तो ये 2018 पाकिस्तान वापस आया, उससे पहले तो चीज़ें बदल रही थी, ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती थी, हम हलाल खाते थे। कम-कम बाहर से खाते थे, ज़्यादा हम घर पे बनाते थे। अच्छा, खुद और बना लेते हैं आप? इसके पीछे भी थोड़ी-सी स्टोरी है, जब तक मैं अकेला रहा, हुँ, तो मैं बहुत लेज़ी, हुँ। कुछ भी नहीं पकाना। हम मस्जिद में वहाँ पे वीकेंड पे होता था, सैटरडे को एक इवेंट होता था। मेरी बेस्ट खाना जो होता था ना, वो वीक सैटरडे को मिलता था। सैटरडे को वंडरफुल मील होता था। उसके अलावा मैं ऑन द गो ब्रेड के ऊपर वो हनी कर लिया, हुँ। कुछ और चीज़ें से इधर-उधर से करके कर ली। मगर शादी के बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात चीज़ कि खाने का इस तरह से था कि जब मैं जापान से पाकिस्तान से जब मैं गया था ना 2013 में, विदिन 6 मंथ्स आई रिड्यूस्ड 28 केजी ऑफ माय वेट। ओह वाओ! 28 किलो, और अभी भी अगर पिक्चर मेरी आप वो देखें ना, यू विल नॉट इमेजिन कि मेरे देखने वाले मुझे कहते थे, यार तुम्हें टीबी तो नहीं हो गई? तुम्हें वो क्या हेपेटाइटिस तो नहीं हो गया? हाँ। चेक करवाओ अपने, मतलब तो वो यही था। पार्ट टाइम जॉब भी की, खाना जापानी खाया और एक्सरसाइज़। मैं ना आपकी बात से रिलेट इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत अरसे से नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानी हूँ। तो वो जब ये मैं सराइकी हूँ डॉक्टर साहब, तो हमारे ना इलाके में एक बात होती है, वो कहते हैं परदेस की एक पी होती है जो आपको काटनी पड़ती है। तो ये परदेस की पी जो होती है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा भी देती है। मतलब मुझे याद है, मैं आपकी बात से रिलेट कर रहा था कि मुझे शायद अंडा उबालना भी नहीं आता था। यू नो आई वाज़ बॉट अप इन सच अ फैमिली। और जब आप अकेला रहना शुरू होते हैं, तो आप दुनिया की हर चीज़ आप मुझसे पकवा लें, मैं पकवा भी लेता हूँ सब कुछ, क्योंकि वो नेसेसिटी के बारे में कहते हैं, इट्स द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसीलिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग द गुड थिंग्स अबाउट जापान। मुझे ये बताएं कि जो मेरा कोर टॉपिक है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, आपके लिंक्डइन के ऊपर भी मैंने बहुत ज़्यादा देखा, वो है कारोबार क्लिनिक। पहले तो मुझे ये बताएं कि कारोबार क्लिनिक है क्या, और आपका ये जो जापान का एक स्टंट, जो एक छोटा सा आपका एक स्टंट आपने पुल किया, उसका कोई इम्पैक्ट उसकी वजह से कारोबार क्लिनिक आया? बिकॉज़ आई सी कि आप कॉर्पोरेट में भी काम कर चुके हैं और अब आप पढ़ाते भी हैं, और उसके बीच में कारोबार क्लिनिक कहाँ से आ गया? इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि मैं कुछ इतनी ज़्यादा प्लानिंग जो है ना, वो मेरी शायद आदत में शामिल नहीं है, फ़ितरत में चीज़ें नहीं शामिल कि मैं बड़ी प्लान करूँ, ऑर्गेनाइज़ करूँ, उसके बाद कुछ डिसीज़न लूँ। हुँ। जापान छोड़ना था, तो बस डिसाइड कर लिया। मैं कभी मुड़ के वापस नहीं देखता, मतलब मुझे, और उसके बाद पाकिस्तान आ गया, और मैंने जॉब का एज़ सच नहीं था सोचा। तो मेरे ज़हन में था, अच्छा उसका एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो पाकिस्तान आने का पर्पज़ भी क्या था और कारोबार क्लिनिक का। हुँ, वही एक जमात जो है ना, ये तबलीगी जमात वाले, हुँ, ये बड़े दुनिया में माशाल्लाह माशाल्लाह हर जगह पे हुँ। बैठे होते हैं। तो वहाँ पे एक तबलीगी जमात आई माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि जी आप वो इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं सबसे। हाँ जी, ये फलाना, ये फलाना है, फलाना, अच्छा जी ये जी तैयब साहब हैं, ये पाकिस्तान से हैं, ये भी तो अच्छा जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि बिज़नेस। वो कहते हैं बिज़नेस तो किया जाता है, हुँ, पढ़ा तो नहीं जाता। वो चीज़ इस तरह से मेरे दिमाग के अंदर, मेरे माइंड के अंदर आई ना, हाँ यार ये बात आप जो है ना, इसको सही थोड़ा कहा। करके तो देखें। खाली पढ़ना और बात है, उसको प्रैक्टिकल करना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तब से बस मेरी चीज़ में थोड़ी चीज़ हो गया कि मैं इसको प्रैक्टिकल करके देखूँ, कभी कारोबार किया नहीं था। तो फिर वही पर्पज़ था। एक तो मेरा ये था कि यार
जहाँ पे भी दुनिया में गया यार मेरा पाकिस्तान अच्छा होना चाहिए, हुँ, बेस्ट होना चाहिए, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ उसकी यूथ के लिए और दूसरा कारोबार करूँ। तो वही चीज़ थी, पाकिस्तान आया, टीचिंग मैंने इतनी देर नहीं की। मैंने फिर जो है ना कारोबार सोचा, बिज़नेस का नाम काफ़ी ज़्यादा क्या सोचूँ, क्या सोचूँ? फिर करते-करते मेरे ज़हन में आया मैं कि यार मैं अपना जो है ना एक तो डॉक्टर हुँ। कहता हूँ और दूसरा कहता हूँ कि बिज़नेस भी करना है। मैंने कहा यार चलो वही बात है कि दूसरों को एम्पावर करने के लिए ना बिज़नेसेस के लिए कुछ ऐसा सेटअप करो कि जो तुमने सीखा है ना उसको बाँटो, उसको वेलफेयर के लिए, उसको लोगों के लिए मतलब करो। तो वो कारोबार क्लिनिक इज़ सिमिलर टू द नाक, कान, गले का क्लिनिक दैट इज़ द लाइक ना जी बिहाइंड द तो कारोबार क्लिनिक। तो ये फिर कारोबार ट्रेनिंग वहाँ से आया था और इसमें हम आईटी सर्विसेज देते हैं। हम वेब डेवलपमेंट की डिफरेंट आईटी सर्विसेज जो है ना वो हमारा है। हमारा कनाडा में भी एक ऑफ़िस है और बाकी हमारे वहाँ से बिज़नेस जनरेट होता है और वहाँ से हम रिमोटली सर्विसेज देते हैं। सो आप बेसिकली कारोबार क्लिनिक आईटी सर्विसेज़ देते हैं। इट्स बेसिकली आईटी सर्विसेज प्लस कंसल्टिंग सर्विसेज। ओके, ओके और यहाँ पर आपका जो बैक ऑफ़िस ऑपरेशन है वो लाहौर में बेस्ड है? एग्ज़ैक्टली लाहौर में। सो यहाँ पर आपके पास कैसे बिज़नेस डेवलप कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल आईटी सेक्टर के अंदर इसी किस्म का काम कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये बताएँ कि यहाँ पर बैठ के वहाँ पर बिज़नेस को डेवलप करना आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है ना वो मुझे होती है, मेरे भाई वहाँ पे कनाडा में होते हैं ओके, और कैलगरी में वो वहाँ से काम करते हैं। वो एज़ ए डेटा साइंटिस्ट भी अपनी जॉब भी कर रहे हैं और वहाँ पे हमने एक छोटा-सा ऑफ़िस भी सेटअप किया हुआ। ओके। इसलिए बिज़नेस डेवलपमेंट की जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं ना, वो वहाँ पे ही होती हैं। सो वहाँ से आपके भाई काम लेते हैं और फिर इधर एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, ओके और अक्सर पढ़ाते भी हैं आप इसके साथ-साथ? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ही पढ़ाने का भी यही चीज़ है कि जब चीज़ें सीख लीं, चीज़ों को जितना सीखा, अब आगे मैं चाहता हूँ कि उनको बताना शुरू करूँ। मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, एज़ ए विज़िटिंग फैकल्टी काम करता हूँ और उसके साथ-साथ एक और भी मैं आपको बताता हूँ कि कारोबार क्लिनिक इज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स। खुद भी एक स्टार्टअप है मगर दूसरों को भी हम करते जाते हैं इस तरह से। और यहाँ पे एक मैं बात वो भी ऐड कर दूँ कि मुझे अच्छी लगी बात साकिब असर जो इनेबलर्स के ना उनकी एक दफ़ा मैं वो सुन रहा था। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो चीज़ कि आप एक हाथ से फैज़ लेते रहो, लर्न करते रहो और पीछे देते देते जाओ। हुँ। दिस इज़ द टीम वर्क, दिस इज़ हाउ यू गो। लेते जाओ, देते जाओ। अपना कारोबार यहाँ से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यहाँ पे दूसरों को एम्पावर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज़ एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। हुँ। क्या वापस यहाँ पे दुनिया पे दे के क्या जा रहे हो? यहाँ से सिर्फ़ खुद फल खा के चीज़ें एन्जॉय करके ज़िंदगी जा रहे हो कि वाप कुछ दे के भी जा रहे हो? तो उसके लिए फिर मैंने अपना एक सेटअप शुरू किया हुआ है अभी कारोबार कॉलेज के नाम से। ओके, दैट इज़ सेम के से कारोबार, के से क्लिनिक, के से कारोबार, के से गॉट कॉलेज। और लोग मुझसे पूछते हैं यार ये क्लिनिक के तो सी से स्पेलिंग होते हैं। मैंने कहा यार ये जो ना मैंने इंडोनेशिया से लिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया दे यूज़ के, दे डोंट यूज़ सी। इवन देन मैं तो आपको मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर उन्होंने आपसे ये भी पूछा है ना कि ये के से क्लिनिक क्यों है? ये आपकी ब्रांडिंग की एग्ज़ैक्टली दिस इज़ व्हाट द देन दिस इज़ वेयर द यूनिकनेस कम्स। एग्ज़ैक्टली कारोबार कॉलेज हर बंदा पूछता है वो अब हम पिछले दिनों गए थे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपने ब्रोशर्स तो ये मुबशर भी ये भी मेरे साथ था हम गए वहाँ पे। तो हाँ जी, ये तो क्या कारोबार कॉलेज मैं क्या ये नाम ऐसा है कि लोगों के जब एक बार पढ़ लेंगे फिर भूलेंगे नहीं। कॉलेज हर बंदे को भूल जाएगा मगर जो डिफरेंट के से नाम है ना कॉलेज ये क्या? तो वो भूलेगा नहीं। तो ये मेरा स्टार्टअप है वहाँ पे हम आईटी के कोर्सेज़ ही करवाते हैं। वहाँ ही वही बच्चे हम अपने सपोर्ट हो जाती है हमें अपने जो लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए और मेरा अपना जो सिग्नेचर है कोर्स वो है लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये मैं वहाँ पे भी करवाता हूँ और मिनहाज यूनिवर्सिटी में भी करवाता हूँ। लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप पे तो मैं आपसे बात करूँगा, बट इससे पहले मुझे ये बताएँ कि मुझे आपकी प्रोफ़ाइल में एआई का भी मैंने आपका जब लिंक्डइन को देख रहा था कि एआई और डेटा एनालिटिक्स और इन चीज़ों पे भी आप काम कर रहे। तो व्हाट इज़ एआई टू यू? मतलब एआई क्या है आपके लिए? एआई इज़ ज नथिंग इज़ जस्ट अ सपोर्टिव टूल। एआई बस यही है जैसे आपने पैदल चलने से बाइक का सफ़र शुरू कर दिया।
लेकिन डॉक्टर साहब वो तो कहते हैं कि वो बंदे नौकरियां खा रहे हैं और लोग तो ठीक है, बिल्कुल बात सही है ना। जब आप पैदल चल रहे थे तो आपकी नौकरियां कोई और, वो जूते घिसते थे, समझ रहे हैं, वो मोचियों की वो जो थे ना, कॉबलर्स की वो परेशानी वो चली गई। जब आपने साइकिल पे चलाना शुरू कर दिया, साइकिल वालों की नई जॉब्स बनना शुरू हो गई, उनकी जॉब्स कम हो गई। जब आपने साइकिल से मोटरसाइकिल पे गए, साइकिल वाले बंद हो गए, मोटरसाइकिल वाले आ गए। जब आपने गाड़ी को शिफ्ट कर दिया जहाज के ऊपर, वो चीजें बड़ी बदल गई। तो ये सिर्फ जस्ट लाइक वो क्या कहते हैं, एक नया सपोर्टिव टूल है। और ये अगर आप कहेंगे कि भाई ये आपकी नौकरियां खा भी रहे, ये ऐसा ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बगैर लोग थे और इलेक्ट्रिसिटी के बाद थे। ये ऐसा ही है जब फोन नहीं था, फोन आ गया, लैंडलाइन आ गया, कितनी जॉब्स चले गई, खत पत्र चले गए, वो पोस्टेज खत्म हो गया, वो नई टेक्नोलॉजी आ गई। मोबाइल के बाद बटनों वाला आ गया, उसके बाद आप वो चले गए, वो वाली कंपनी बंद हो गई, नोकिया बंद हो गई, मगर उसके बाद देखिए कितनी जॉब्स नई क्रिएट हो गई हैं। ठीक है ना? अब फिर नया स्मार्टफोन आ गया, उसकी वजह से जितनी एप्लीकेशन, ये इट्स लाइक सिमिलर कि चीजें, ये एवोल्यूशन ही है। चीजें चलती रहती हैं। पीछे वाली इंसान की फितरत भी इसी तरह से ही है। अल्लाह का निज़ाम है। पुराने लोग जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। पुरानी स्किल्स जा रही हैं, नई स्किल्स आ रही हैं। तो ये इट्स जस्ट अ सपोर्टिव टूल, इट्स जस्ट समथिंग न्यू। अब देखें जितने लोग, अब उसमें आने वाले वक्त में जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी। अब देख ले, जब मोटरसाइकिल का दौर था, उससे जब कन्वर्ट हुआ आगे जो दूसरी गाड़ियों के ऊपर, उसकी वजह से कितनी मार्केट हो गई। ठीक है, मोबाइल बटनों वाला था, उसकी पूरी डिमांड थी, पूरी मार्केट थी। मगर अब जब वो स्मार्टफोन पे आ गए, हर चीज स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, पेट्रोल की जब तक गाड़ी चलती थी, अब जब इलेक्ट्रिक पे हो गया तो पेट्रोल वाली तो दुकानें बंद, पेट्रोल स्टेशन बंद, गैस स्टेशन बंद, मगर इलेक्ट्रिक का पूरा सिस्टम शुरू हो गया, हर चीज। हाँ, इट्स जस्ट अ सपोर्टिव टूल। आपने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इसको एक्सप्लेन किया, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर दिस। बट एक सवाल मैं हमेशा चाहता था कि कोई उस्ताद मेरे पास आए तो मैं उससे पूछूं कि वो जो आजकल जब आप अपने स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट देते हैं कि ये करके लाओ, और वो चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनाई से निकाल के ले आता है, आर यू कंसर्न्ड अबाउट इट? नो, 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 टू इनकरेज इट? एग्जैक्टली, आई डू, बिकॉज इट्स, मैंने फिर वही कहा, आप अब ये कैसे कह सकते हैं कि जी आप जी आपने यही काम करके लाना है, भाई बाइक पे ही जाना है, क्यों? If you can do best and you can do better by using the latest technology, why should not go for that? अगर आप उसी को टूल को सीख के उससे अच्छा कर लेते हो। एक बच्चा है, देखे ना, एक बच्चा है, वो मैं उसे कहता हूँ यार तुमने पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, उसी के ऊपर रह के काम करना है। ठीक है, उसकी लर्निंग क्या होगी, और एक बच्चा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उससे बेस्ट रेवोल्यूशनरी और इनोवेटिव आइडियाज लेकर उसके ऊपर क्या होगा। इसकी मैं एग्जांपल आप बिल्कुल ऐसे ही देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी है, वो पिछले दिनों में बैठा, उसका कोर्स की बात हो रही ना, तो मैंने ऐसे बुक खोली तो उसके अंदर आज भी उर्दू की किताब के अंदर लिखा हुआ था, मेरे मामू क्वेटा में रहते हैं, हम छुट्टियों में क्वेटा गए, ट्रेन हमारी छिक 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 करती जा रही है, उसमें आवाज़ें आ रही हैं, और फिर लोड शेडिंग की बात हो रही है। ठीक है, और वहाँ की जो और बाकी चीज़ें। अब एक वो बच्चा है जिसको आप पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर रख रहे हैं, उसे ये बता रहे हैं कि लोड शेडिंग भी होती है। उसे आप ये भी बता रहे हैं कि हमारी ट्रेन आज भी छक 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 करती जा रही है। और एक वो साइड है जो जापान में बच्चा पढ़ रहा है, और जो अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड में बच्चा पढ़ रहा है, उसे क्या पता लोड शेडिंग क्या है? सही बात। उसे क्या पता कि छक 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 करती ट्रेन भी होती है कोई? उसे पता है बुलेट ट्रेन है यहाँ पे, शिंकानसेन है। उसे नहीं पता कि यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, उसे उसका आइडिया ही नहीं है कि लोड शेडिंग होती क्या है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो बच्चा बेस्ट? अब फिर क्यों वहां से आइडियाज आएंगे, क्यों स्टार्टअप्स आएंगे, क्यों वहां से नई चीजें निकलेंगी? आपने ग्रूमिंग ही उनकी बेस्ट की है, और आप अपनी मेंटेलिटी को, अपनी सोच को यहाँ पे रख रहे हैं कि जी आज भी हम वही पुराना सिस्टम रखें, बच्चों को चैट जीपीटी इस्तेमाल करने ना दें, बच्चों को ये इस्तेमाल करें ना। वट मैटर्स इन, आप उनको कन्विंस करें किस तरह से आप उसको इस्तेमाल करते हो, बेस्ट कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि भाई चैट जीपीटी इस्तेमाल ना करो, ये ना करो, भाई आप बंद ही नहीं कर सकते। दिस इज द टेक्नोलॉजी, दिस इज द टाइम टू चेंज। ये वही माइंडसेट है जो हम नहीं कबूल करना चाह रहे। जो नहीं कबूल करना चाहता वो सर रह ही नहीं सकता, वो नोकिया की तरह बंद हो जाएगा। सही बात है। वो तो आप उनको इस्तेमाल करने दें, आप वही उनको ग्रूम उस तरह से करें, भाई दिस इज द टेक्नोलॉजी एंड यू शुड
बी फेमिलियर विद दिस टेक्नोलॉजी, आपने इसको इस्तेमाल करने का हुनर सीखें, बेस्ट करें। अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान में देख ले कितने स्टार्टअप है, कोई स्टार्टअप ही नहीं है इनोवेट। यहाँ पे हम यूजर बने हैं, अमेरिका कनाडा वो भाई लेटेस्ट बात करते हैं। हम 50 साल क्यों कहते हैं, 50 साल पीछे बैठे हुए, जापान हमसे 100 साल आगे क्यों? क्यों हम उनको छक 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 वही पढ़ा रहे हैं और उनकी मेंटालिटी दिमाग में ये डाले भाई चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करना, भाई ये टूल इस्तेमाल नहीं करना। भाई ये वही बात हो गई जब कैलकुलेटर का मैंने सुना था, कैलकुलेटर आ गया तो कहा जी नहीं आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। भाई उसके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को फेमिलियर, आप इंटरनेट बंद कर दें, आप ये सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, लोग खराब है नहीं। व्हाट मैटर्स इज आप उसको किस तरह से गाइड करते हैं। शैतान को बंद कर दें भाई, घर से बाहर नहीं निकलना जी, ये भाई नहीं, आपको मास्क पहन के जाना पड़ेगा। सही बात है। पाकिस्तान में हमारी, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में ये मैंने मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हमारे यहाँ पे बारिश आ जाए, कुछ आ जाए, हर चीज सिस्टम बंद, छुट्टी नहीं, पानी आज जी छुट्टी, बारिश आ गई, ये हो गया। सर मैंने तो वहां पे देखा कुछ चीज, वहां पे बारिश तूफान आंधी कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं रुकता, उसके मुताबिक चीजें चलती हैं। लोगों ने कमिटमेंट की है। अगर किसी के पास बाइक है वो उसके रेनकोट पहनेगा जाएगा, अगर किसी ने पैदल जाना वो जाएगा। ये नहीं है कि भाई आज छुट्टी हो गई बस बारिश हो गई, हमारा ये सोच बनी है। इसी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस तरह मौजे कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई हम बस ठीक है जी। सही बात है डॉक्टर साहब। मैं वो आपकी बात से ना मैं कुछ इस तरह के पॉइंट एक दफ़ा चैनल बंद करा बैठा हूँ पहले भी। मैं इसलिए कुछ पॉइंट्स देते हुए ना डरता हूँ कि फिर कुछ ऐसा ना बोल जाऊँ, लेकिन वाक़ई आई कैन रिलेट टू इट। अगर ये सोशल मीडिया ना आया होता तो आई थिंक अभी भी हम लोग यही पढ़ रहे होते कि सारी जंगें हमने जीती हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अमेरिकन सुंडी है और इस टाइप की बातें हैं। सो आई एम टोटली फॉर टेक्नोलॉजी, बट ये एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि जी वो चैट जीपीटी से आपने असाइनमेंट नहीं करानी, ये नहीं करानी। तो मेरे ज़हन में हमेशा ये सवाल आता था कि कोई उस्ताद आएगा तो उसे मैं ज़रूर पूछूंगा। मैं इसमें एक और ये चीज़ ऐड कर दूँ कि ठीक है पॉलिटिकल साइड इज़ लाइक वो एक दूसरी साइड है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा कि हमें उसमें देखिए जितनी अवेयरनेस आप देख लेना, आप आज भी फिर अगर ये बंद कर दें हर चीज़, आज भी स्टोन एज में चले जाएँ। सही बात है। स्टोन एज भी उससे पहले के वक़्त से कुछ अच्छी ही होगी ना, इनोवेशन ही होगी ना। जब आग नहीं थी, फिर जब स्टोन एज वो आग जलाने का फिर इनोवेशन ही थी ना, तो आप कहें कि हमने वो आग भी नहीं जलानी। समझ रहे? तो सही आप और बाकी टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं रोक सकते। नहीं सर। आप कुछ भी चीज़ है, ये अल्लाह का निज़ाम है। सही बात। ये अल्लाह का निज़ाम है, जितनी मर्ज़ी एंटी एजिंग क्रीम आप लगा लें, एंटी एजिंग कर लें, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये एवोल्यूशन का सिस्टम चलता रहेगा। आप टेक्नोलॉजी बंद कर लें, आप हर चीज़ कर लें, ये चलता रहेगा। इसी की वो देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी स्टारलिंक आ रहा है जी, तो सैटेलाइट से आएगा, तो भई ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है ना। सही बात। कि भाई ये जो आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, इस तरह से करें, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, कल को आपसे कंट्रोल से बाहर। आपने उस बंदे को एक अपॉर्च्युनिटी दे दी कि भाई ये वाली प्रॉब्लम है। उसने कहा अच्छा, चलो ठीक है, डायरेक्ट स उससे सैटेलाइट से कर दो, ये जो आप कैद करते हो ना, वो बंद ही कर दो उसको। हाँ, और समझ गए? शार्क भी नहीं खाएगी। एग्ज़ैक्टली। ये तो बिल्कुल। ये तो एक डिफरेंट है, बट हमें ऑप्टिमिस्टिक ही होना पड़ेगा, हमें पॉज़िटिव ही होना पड़ेगा, बाकी उसके अलावा गुज़ारा कोई नहीं है। सही बात है। सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप ना ये सारी बात करते-करते बहुत गर्म हो गए और मुझे वो आपका वो दुःख नज़र आ रहा था जो मेरे अंदर भी वो आग जलती है। बट हाउ सैड इज़ दिस कि एक ही इंडस्ट्री पाकिस्तान की इस वक़्त जो काम कर रही है, जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है, जो कि आईटी सेक्टर है हमारा, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ माशा किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हरकतों से, कोई फायरवॉल लगा रहा है, कोई ये लगा रहा है, पता नहीं। और फिर वीपीएन्स को रजिस्टर कर रहे हैं, वीपीएन्स को, उसका भी कोई ना कोई तोड़ आ जाएगा। आप टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते। मैं क्या बोल सकता हूँ कि किस तरह से इनको अकल आए कि भाई आप नहीं रोक सकते। ये एक वो चीज़ है जो कि अब हर जगह पहुँच चुकी है। हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ निकल आता है। वो हँसी की मैं हँसता इस बात पे हूँ, जब पीटीए ने ये नया-नया वो शुरू किया ना टैक्स लगाना, तो मोबाइल फ़ोन्स महँगे हो गए। अब दिस इज़ सो एक अजीब-सी बात है कि आपने जी उसके ऊपर इतना महँगा 2-2 लाख रुपए का टैक्स लगा दिया। आप सोचिए 3 मंथ्स के बाद वो छोटी वाली डिवाइस आ गई जो लोग जेब में रखते हैं, जिसके बाद आपको पीटीए की रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी कॉल्स भी चलती हैं। सो आई होप जो सुनने वाले और फैसला साज़ हैं, उनके कानों में ये बात बैठ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब गर्मी ज़्यादा हो गई, उस गर्मी को कम करने के लिए आई यूजुअली डू अ वेरी स्मॉल रैपिड फायर ताकि हम उस फ्लो को तोड़ सकें।
सो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, वन वर्ड आंसर। सो डॉक्टर साहब, कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी। ये बताएं कि जो ऑपोजिट जेंडर है उसमें आपको क्लोथ्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं या मेकअप? क्लॉथ। क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट। ओके। व्हाट्सएप और ईमेल? व्हाट्सएप। बीच और माउंटेन्स? माउंटेन्स। ओके। डू यू सिंग इन द शावर डॉक्टर साहब? नो। You like singing? No. You sing at you don't sing at all? नो समटाइम्स, बट Wha- आई डोंट लाइक। Okay. डॉक्टर साहब, जब आप चैट करते हैं व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा इमोजी कौन सा यूज़ करते हैं? चैट मैं नहीं करता, आई प्रेफर। कॉलिंग? एग्जैक्टली। ओके। डॉक्टर साहब, you're a night owl और an early bird? अर्ली। ओके। जब आप सुबह-सुबह उठते हैं डॉक्टर साहब, सबसे पहला नोटिफिकेशन क्या चेक करते हैं अपने फ़ोन पे? कुछ पक्का नहीं, कुछ भी मतलब जो भी आया हो। जो भी आया हो। ओके। डॉक्टर साहब, स्वीट और नमकीन? नमकीन। कैट्स और डॉग्स? कैट्स। और डॉक्टर साहब, एक जो लास्ट क्वेश्चन था, ये मैं यूजुअली पहले पूछता हूँ लेकिन आपके केस में एंड में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे और आपने नो बीएस का ओथ भी लिया हुआ है। व्हाट इज़ योर फेवरेट हिडन टैलेंट जो किसी को भी नहीं पता? कोई एक ऐसा टैलेंट जो आपको लगता है यार ये मुझ में है लेकिन ये किसी को पता नहीं? आई थिंक आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। टैलेंट अब मैं उसको। टैलेंट तो ना हुआ डॉक्टर साहब, हाँ, टैलेंट का। कोई ऐसी चीज़ जो आप आई डोंट नो, आप डांस कर सकते थे? क्या मैं पूछ सकता हूँ? कुछ ज़हन में नहीं आ रहा डॉक्टर कुछ भी ज़हन में नहीं आ साहब? रहा। चलिए, नो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, सिंस यू आर डूइंग कारोबार क्लिनिक, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लीडरशिप इनोवेशन आपका सब्जेक्ट है। जो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, उसके अंदर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक ये बच्चे क्या कर रहे हैं स्टार्टअप्स के अंदर? मुझे लग रहा है कि वो बेस्ट कर रहे हैं, शायद एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है। ओके। मुझे लग रहा है कि शायद एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है, व्हाट दे आर डूइंग द बेस्ट। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं, जैसे एयरलिफ्ट भी फेल हो गया, दूसरे तीसरे ये एयरलिफ्ट नहीं फेल हुआ, बेसिकली वो पाकिस्तान की इकोनॉमी ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया उसको। अच्छा, आपको ये मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की चीज़ें उस तरह से। कोविड भी आ गया ठीक है, मगर मुझे लगता है कि वो सिस्टम ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। वही चीज़ें हैं ना, बाहर दुनिया में वही चीज़ें सक्सेसफुली चल भी तो रही हैं ना। हुँ। पाकिस्तान के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। तो ये चीज़ है कि मुझे लगता है शायद सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। अब देखें, आज कोई ऑनलाइन, अब कल को अगर उबर, क्रीम, इन ड्राइवर, यांगो बंद हो जाए तो आप कहेंगे कि ये स्टार्टअप ये बंद हो गया, बिज़नेस बंद हो गया, तो अल्टीमेटली उसमें किसका नुकसान, किसका है? कसूर किसका है? एनवायरनमेंट उस तरह से सपोर्टिव नहीं है। मुझे ये लगता है कि ज़्यादा, अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल नहीं, लोकल मार्केट की बात, मुझे लगता है शायद एनवायरनमेंट उस तरह से सपोर्टिव नहीं है, जिस वजह से स्टार्टअप्स जो है ना पाकिस्तान में बंद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आप मेंटोरिंग भी करते हैं बच्चों की और आप उनको यूथ की, और आप उनको जब ये बताते हैं, आपको क्या लगता है कि वो क्या ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुल बनाते हैं? पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो क्या आपको लगता है कि हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए? कंसिस्टेंसी और क्लियर गोल्स जो है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बाकी, अगर आपका सरमाया पैसा भी इतना ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आपकी सिंसियरिटी है, आपकी कंसिस्टेंसी है, अगर आप उसको इतना स्टेमिना है कि आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसके जी। अंदर पैशन है, तो ये आपको सक्सेस दे सकता है। राइट डायरेक्शन अल्टीमेटली वो होना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि डायरेक्शन ही आपकी गलत हो, उसके लिए रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो आपको कामयाबी दे सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कंसिस्टेंसी से मैं बहुत एग्री करता हूँ। मुझे भी ये लगता है कि हमारे यूथ में कंसिस्टेंसी कम है। मतलब ये चीज़ को शुरू करते हैं, फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ना ओवरनाइट सक्सेस का, कि जी रातों रात हमारा जो स्टार्टअप है वो रॉकेट बन के चाँद को जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इनबिल्ट है, ओवरनाइट मिलियनेयर बनने वाला। व्हाट डू यू से? एग्ज़ैक्टली, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ने भी कुरान पाक में कहा है ना कि इंसान बेसब्रा है। हुँ। तो ये वही चीज़ है कि इंसान समझता है, और ये इट्स जनरल फॉर ऑल, कि हर इंसान यही चाहता है, यही समझता है कि मुझे बस रातों रात कामयाबी मिल जाए। डू योर बेस्ट। अब इसी पे मुझे वो जैक मा की, जिसको जो मेरे ज़हन में भी चीज़ है, जिसको मैं मतलब सुनता हूँ, वो कहता है टुडे इज़ डिफिकल्ट, टुमारो इज़ मच मोर डिफिकल्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हुँ। बट द मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग। ट्रू। इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी।
अभी कल ही एक और भी मैं उसमें देख रहा था कि वो जैकमा उनकी जो एक कुछ सेक्रेटरी थी, तो उसको जब शेयर्स देने की बात आई, जब ये मतलब 1998 में जब अलीबाबा शुरू हुआ, तो वो सेक्रेटरी को इन्होंने शेयर भी दिए, शायद 2% थे या 0.2% कितने भी थे। तो उस साथ ये कहा कि जब ये हमारी अलीबाबा पब्लिक होगी ना, यू विल बिकम अ मिलियनेयर। वो फिर आर्टिकल भी उसके ऊपर कि जी 2004 की बात आई, उसने कहा कब होगी पब्लिक, 2006 की बात आई कब होगी पब्लिक, मगर एट लास्ट के 2014 में वो पब्लिक हो गई। हुँ। वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। जब वहाँ पे पब्लिक हुई तो वही शेयर्स उसके मिलियंस में बन गए, और अभी वो वहाँ पे एक सेक्रेटरी टू जो है ना एक एसवीपी एग्जैक्टली मिलियनर, वो इस तरह से करके बन। व्हाट मैटर्स इज द कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। अगर आप जेन्युइन हो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके बाकी इंग्रेडिएंट्स आपकी प्रोडक्ट के सब ठीक है, रिसर्च वर्क टीम ठीक है, टीम वर्क आपका चल रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जेन्युइन है। सक्सेस विल कम। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, आर यू सैटिस्फाइड विद आवर एजुकेशन सिस्टम? आप खुद भी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं। आप हँसे हैं इसके ऊपर, तो आपको क्या लगता है? दिस मीन्स यू आर नॉट। नो, ओके। मैं इसे बिल्कुल, अब फिर वही बात है ना कि पता नहीं ये भी चीज़ होगा, मैं जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वो भी कहें कि लो जी ये बना, हुँ। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने आपको उसकी एग्जांपल तो दी है कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं कि भाई चिक 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 चिक, तो सिमिलर द केस इन यूनिवर्सिटीज भी हुँ। यही चीज़ है वहाँ पे भी। और मैं आपको सही बता रहा हूँ वैसे कि अब मैं वो जो है ना, आप इसको चाहे ना काट दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी। काटते हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर रहने दे कांटेक्ट मैन। टू बी ऑनेस्ट, उसमें ये चीज़ है कि बच्चों में उस तरह से पैशन नहीं है, बच्चों बच्चों में उस तरह, वैसे भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह से हो चुकी है। अब 25 30 40 हज़ार की नौकरी उसके लिए कौन पढ़ता है? सही बात। कोई नहीं पढ़ता उसके लिए। जो भी बच्चे आते हैं वो इसीलिए आते हैं, सर हमारी अटेंडेंस लग जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा बस डिग्री मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, और फिर आगे हम फर्दर का उन्होंने प्लान किया अभी क्या करना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है। सो पाकिस्तान का एजुकेशन, और वैसे भी यही बात है वहाँ पे, आप बच्चे वो कर ही नहीं जिनका जिसका उनको पैशन है। प्रैक्टिकल चीज़ें उनको सीखने को बहुत कम मिलती हैं, और आजकल के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हो चुके हैं। दोनों साइडों पे प्रॉब्लम्स हैं। आप एक साइड पे नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूशंस की साइड्स पे है। इंस्टीट्यूशन भी अपनी जगह पे हैं, स्टूडेंट्स भी अपनी जगह पे हैं। अब इंस्टीट्यूशंस को भी अपने चैलेंजेस हैं। एडमिशन नहीं आ रहे, बिज़नेस नहीं चल रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा, समझ रहे हैं? उनको अपने चैलेंजेस हैं। बच्चों क्यों? वो उसमें भी दौड़ लग गया, भई हम ज़्यादा कर लें, हम ज़्यादा कर लें, हम ज़्या क्वालिटी मैटर ही नहीं, क्वालिटी तो बात रह गई पीछे की। वो पॉलिटिक्स की बात है ना, जैसे अवाम की फलाह तो रह गई पीछे की बात। ये बात होगी, बस होगी आपस की जंग। अवाम की तो कभी बात ही नहीं, कोई खबर भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। मगर अल्टीमेटली ये पता नहीं, बड़ा टफ टाइम चल रहा है। बहुत इंटरनेशनल दुनिया में ऐसा नहीं है। चलिए, अल्लाह खैर करे जी, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए हमारा तो आई एम बस। वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड तो वर्किंग बिल्कुल फॉर एग्ज़ैक्टली सर, बिल्कुल। कि आज जो आपका आने वाला कल है वो आज से बेहतर होएगा। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं ना 2 आपसे एडवाइसेज़ लेना चाहूँगा। मेरी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपना स्टार्टअप प्लान कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि पढ़ रहे होंगे। तो एक एडवाइस ऐसी जो कि आप एक नए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को देंगे, और फिर एक एडवाइस ऐसी जो कि आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट को देंगे जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। पहली मैं एडवाइस ये दूँगा जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उसको, कि प्रॉब्लम आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, और प्रॉब्लम आपकी कोई आपको इतने ज़्यादा उसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू मून आएगी, ऐसा नहीं है। फूड पांडा की एग्ज़ाम्पल ले लें, करीम ले लें, वो आपकी डेली रूटीन से प्रॉब्लम्स आपको मिली हैं। करीम वाज़ अ डेली प्रॉब्लम, एयरबीएनबी की आप प्रॉब्लम डेली की प्रॉब्लम थी। उसको सिर्फ़ आप उसको एक बी ऑप्टिमिस्टिक, और आप देखें अपने ही सराउंडिंग्स में देखें कि जी ये मुझे कौन-सी प्रॉब्लम आ रही है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड देन ट्राई टू स्केल दैट। यानी प्रॉब्लम जो है उसके लिए हमें कोई चाँद और ज़मीन की कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इर्द-गिर्द देख। डेली आपके वही आपकी जो प्रॉब्लम है ना, देखिए करीम अगर बना, अगर उसका मुदस्सर शेहा को देख लें, तो वो कोई बड़ी आउट ऑफ द ब्लू मून नहीं था। फूड पांडा कोई बड़ा बहुत ज़्यादा, भाई कहाँ से आ गई फूड पांडा, क्या है? आपने डिलीवरी मंगवानी, मैंने डिलीवरी मंगवानी, मुझे प्रॉब्लम थी, भई ये डिलीवरी का बड़ा मसला है यार, मुझे ऑफ़िस बॉय नहीं है। पाकिस्तान में फिर ऑफ़िस बॉय, वहाँ पे जाके आपको खुद लानी पड़ती है। उन्होंने कहा ठीक है इसको ऑटोमेट कर देते हैं।
एक सिंपल थी, कोई चाँद से तारों को तो नहीं लेके आए ना। सही बात। जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो भी यही चीज़ उसको रिप्लेस कर रहे हैं, बंदे को रिप्लेस कर रहे हैं। अपनी डेली की प्रॉब्लम्स को ही सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई कर लें और उसको अच्छी तरह से कर लें। ज उसको उसको उसके ऊपर वर्किंग कर लें। जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपकी तरह के हज़ारों लाखों दुनिया में लोग हैं जो उसको फेस कर रहे हैं। बस आप उसको ऑटोमेट कर दें, ठीक है ना? ठीक। और जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको मैं यही चीज़ कहूँगा कि भई आप जब आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसमें जो आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर आप एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप किसी और काम के किसी और कोशिश करें कि जिसको पढ़ रहे हैं, उससे रेलेवेंट ही अपनी डेली की प्रॉब्लम जो है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें फाइनल प्रोजेक्ट में। दोनों के लिए इसी तरह से यही चीज़ है, स्टार्टअप्स को भी यही चीज़ है कि भाई आप अपनी सराउंडिंग की प्रॉब्लम्स को देखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जितने भी एयरलिफ्ट वो एक प्रॉब्लम थी ना हमारी डेली रूटीन की, उसी को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश कर दी। फूड पांडा भी वही चीज़ है, ठीक है ना? ये अगर चैट जीपीटी आ गया, आपको कंटेंट राइटिंग का कितना मसला होता था, ये उसको सॉल्व कर दिया। हुँ। अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप को देख रहे हैं, आपको हाथ से करना पड़ता था, डेली की प्रॉब्लम थी ना, आपने उसको ऑटोमेट कर दिया। बस अपनी डेली की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़बरदस्त। दोनों चीज़ों को मैं कोई इतनी रिसर्च करने के और हमारे बच्चों में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो ना यार मैं रिसर्च करूँ, कोई नया सॉल्यूशन लेके आऊँ, कोई बड़ा बेस्ट आपके डेली की किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके बस उसको देख लें। और अगर आपको लगता है कि ये कोई और बंदा सॉल्व कर रहा है, उसको आप ये देखें कि मैं इसने तो सॉल्व, अब मैं इसमें कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें करीम की, जब करीम लॉन्च हुआ, उसमें आपको वेटिंग टाइम पड़ता था, फिर आपको ट्रैवलिंग टाइम पड़ता था, फिर अब वो मोटरसाइकिल, वो भी टेंशन। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व की, आपने गाड़ी रेंट पे लेनी है या अपने घर से ऑफिस जाना है, तो आपको मसला होता था यार अब गाड़ी लेंगे, रिक्शा देंगे, फिर उससे बात करेंगे, फिर बार्गेनिंग होगी, कितने परसेंट, कितने पैसे पे कितने। उन्होंने कहा इसको ऑटोमेट कर दो, आपने घर बैठे गाड़ी मंगवाना शुरू कर दी। डेली की प्रॉब्लम थी ना, रोजाना सुबह जाने आने की, उसको ऑटोमेट कर दिया। अब उसके बाद एक नई प्रॉब्लम आ गई कि भाई ये जो मैं क्रीम तो करवा ली है, अब क्या होता है कि जो ड्राइवर है ना, वो आप बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, वो आप कहोगे भाई जल्दी चलो, क्यों? उसमें पैसों का फैक्टर भी है, फाइनेंशियल फैक्टर भी है, मगर लेट भी हो रहा है बंदा। क्रीम वाला कहेगा नहीं स्लो, सर ये मैं बेस्ट चला रहा हूँ, ये इससे तेज चल ही नहीं सकती, सर ये मेरा बेस्ट है। ओ भाई वो प्रॉब्लम आ गया, जो कंज्यूमर था उसके जहन में था यार मेरे पैसे बढ़ा रहा है, कहाँ पे मेरे 500 में हो जाना था, एक तो टाइम भी लेट हो रहा है और पैसे भी ज्यादा। उस वो एक प्रॉब्लम थी। इन ड्राइवर ने, यांगो ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। उसने कहा भाई पहले फिक्स कर लो आप, ठीक है ना? वो जो आपको कंटिन्यूअसली पैसे पड़ रहे हैं उसकी टेंशन नहीं, एक दफ़ा मुकम्मल कर लिया, फिक्स कर लिया, उसके बाद वो चाहे चौथे गियर पे जाए, चाहे पहले गियर पे जाए, चाहे वो जहाँ मर्ज़ी से लेके जाए, वो लेके जा रहा है। उस आपने मुकम्मल कर लिया। अब वो उसमें टेंशन होती थी क्रीम वाले ने क्या करना है कि भाई जब भी उसमें पेट्रोल, सर पेट्रोल डलवा लो। अब बंदा क्या कहे कि भाई नहीं डलवाओ। अब इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि भाई पेट्रोल डलवाओ, पंचर करवाओ, जो मर्ज़ी करो, मेरा तुम्हारे साथ कमिटमेंट हो गई है, ठीक है? वो उसको भी ये लालच होता है कि यार मैं इतने टाइम में ना जल्दी-जल्दी ड्रॉप करके 10-15 राइड्स कर लो। तो क्या चीज़ है, प्रॉब्लम बस यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। अपनी डेली की प्रॉब्लम्स देखें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, बस। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, लास्ट में सबसे मुश्किल सवाल, आई एम श्योर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था जब मैं लिख रहा था, लेकिन फिर भी आई एम श्योर आप कुछ बोलेंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आपने जापान में देखी हो या जापानीज़ में देखी हो और आप चाहें कि वो पाकिस्तानियों में भी आ जाए? कोई एक चीज़, एक ऐसी क्वालिटी, टाइम, वक़्त वक़्त की की कदर। कदर। हुँ, दिस इज़ वेरी ट्रू। वक़्त की कदर आपने अगर सीखनी है तो ये आप डेवलप्ड इकॉनमी से ही दे, जो कि एक्चुअली एक चीज़ साबित करता है कि इसलिए वो लोग डेवलप्ड है ना। प्राइसलेस, इसका कोई कीमत नहीं है सर। हम वक़्त वापस, कुछ वक़्त कभी वापस नहीं आएगा। सही। हर चीज़ टाइम्स लाइक इट्स काइंड ऑफ मनी जिसको आप दे के कुछ, कोई बंदा वही वक़्त इतने में ₹100 के हिसाब से, घंटे के हिसाब से बेच के वो चीज़ ले लेता है। कोई मिलियंस के हिसाब से बेच के ले लेता है। आप उसका वक़्त वापस नहीं ले सकते। हुँ, वो आप अपनी कीमत अपने हिसाब से बेच रहे हो और पाकिस्तान में वक़्त सबसे ज़्यादा सस्ता है। वैल्यू, हुँ, हाँ, वैल्यूलेस है, सस्ता है सबसे ज़्यादा। ट्रैफ़िक सिग्नल पे रुक जाएँ, सर वहाँ पे जापान में आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के पंजाब से छोटा है, मगर कभी मैंने टोक्यो में ट्रैफ़िक ब्लॉक होती नहीं देखी, कभी मैंने नहीं ऐसा देखा। कभी मैंने वहाँ पे कोई ट्रैफ़िक पे रुक के लड़ाई होते हुए या ऐसा नहीं कभी देखा। ह
अब कोई एक देखें, अगर जहाँ पे लगा थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, उन्होंने वहाँ पे फ्लाईओवर बना दिया। टोक्यो, ओसाका, मैंने सर इतने-इतने वो इतने पता नहीं अजीब गूगल मैप नहीं फ़ॉलो कर सकता। गूगल मैप बता रहा था फिर भी गलत हो जाता बंदा। मतलब इतने फ्लाईओवर, इतने वो सारी चीज़ें ऐसे बनी और यहाँ पे वो एक जब आपको कोई एक बैरियर आ जाता है ना, कोई वो आपका फाटक आ गया या कोई और चीज़ आ गया रेल का वो जब वहाँ पे गाड़ी रुकती है ना, तो डेली का एक तो वक़्त जो आपका बर्बाद होता है और जो डेली का ऑयल, गाड़ी की मेंटेनेंस, पेट्रोल, वो जो व बर्बाद हो जाता है ना, वो आप 1 साल का इकट्ठा करके उसका सॉल्यूशन कर देना, तो अमेज़िंग हो जाए। वक़्त की कदर नहीं है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। आई होप यू एन्जॉयड अल्हम्दुलिल्लाह। being in the podcast as well. So, audience, till next week with another guest. Till then, Allah Hafiz.